हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट सिस्टम का। जो हम कर रहे थे टॉपिक इंस्टॉलिंग कॉस्ट सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास 4 फंक्शंस थे। पहला फंक्शन जो था वो था स्पेसिफिक कंसीडरेशन का। सेकंड फंक्शन जो है वो है स्पेसिफिक कंसीडरेशन का। थर्ड जो है हमारे पास प्रिंसिपल्स का था और फोर्थ जो है हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन का है। तो हमने जो है जर्नल कंसिडरेशंस वाला टॉपिक कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं स्पेसिफिक कंसिडरेशंस। स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम। इसमें सबसे पहला पॉइंट है साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो नेचर है और जो साइज है वो आपको बताता है कि आपने किस तरह का सिस्टम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर अपनी अंडरटेकिंग के अंदर इंस्टॉल करना है। तो अगर आपके बिजनेस का जो साइज है वो बिग इन साइज है तो उस केस में जो डिटेल्ड कॉस्ट सिस्टम है वो ज़रूरी है। आपने डिटेल्ड कॉस्ट सिस्टम को ही अडॉप्ट करना होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपकी जो बिज़नेस है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल है तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विद इन द रिक्वायरमेंट जितने भी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट से कम नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ही आप जो है अपने कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल कराएंगे अपनी अंडरटेकिंग के अंदर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ प्रोडक्ट ये डिटरमाइन करता है कि किस मेथड ऑफ कॉस्टिंग को अडॉप्ट किया जाए। अगर आपका जो मटेरियल कंटेंट जो है प्रोडक्ट का वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है तो उस केस में आपने क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको इलाबोरेट मैनर में रिकॉर्ड करना है। यानी जो मटेरियल कॉस्ट है उनको आपने जो रिकॉर्डिंग करने का जो तरीका होगा वो आपका डिटेल्ड मैनर में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके जो मटेरियल हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, वैल्यूएबल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो उस केस में आपने अपनी मटेरियल कॉस्ट को अगर कंट्रोल करना है इफ़ेक्टिवली तो ये आपका जो मटेरियल कॉस्ट के जो रिकॉर्ड का जो सिस्टम होगा वो आपका एलोबरेट मैनर में ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कॉस्टिंग सिस्टम को कंट्रोल पार्ट के लिए सेटअप किया था और ये जो है कॉस्ट अकाउंटेंट ही संभाल रहा है तो इस केस में जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का उसकी कॉस्ट जो क्लोज स्टडी है वो करनी होगी कॉस्ट अकाउंटेंट को। और अगर किसी भी तरह की कोई चेंजेस लेकर आनी है तो उसको भी सजेस्ट करना होगा कि हम अगर इस चेंज को लेकर आएंगे तो हम ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल स्टडी। अब यहाँ पर जो अंडरटेकिंग्स होती हैं वो अपनी फंक्शनल डिविजन्स जो हैं अपनी कॉस्ट के ऊपर करती हैं, उसके बेस्ड पर करती हैं फंक्शनल की डिवीज़न। तो किस तरह की कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती हैं। इनके बेसिस पर ही क्या किया जाता है, फंक्शनल स्टडी की जाती है। यानी कि फंक्शनल को डिवाइड किया जाता है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर जो ये हमारी कॉस्ट है प्रेजेंट वर्किंग ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यहाँ पर आपको क्या स्टडी करना है, अब जो प्रेजेंट वर्किंग है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की उनको स्टडी करना है और नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स को बताना है, सजेस्ट करना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है प्रिंसिपल्स फॉर स्मूथ वर्किंग। ठीक है, अब जब हम कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तब जब कॉस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो पहला जो फंक्शन है वो है या पहला जो प्रिंसिपल है वो है कि आपका ये जो सिस्टम है ये सिंपल होना चाहिए और इजी टू ऑपरेट होना चाहिए। सेकंड बोला इन्होंने कि ये जो सिस्टम है आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसलिए कि जो भी आप इसको कभी भी एक्सपेंड कर सकें या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकें एज़ पर द नीड्स ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा भी सकें और कम भी कर सकें। इस तरह से आपका ये जो सिस्टम है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब तभी करोगे, यानी पुराना पैटर्न जो आपका चल रहा है कॉस्ट सिस्टम के अंदर आप उनके अंदर तभी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे जब आपको थोड़ा बहुत चेंज लेकर आना है, अगर वो ज़रूरी है तब। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है द डिज़ायर्ड चेंजेस में बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली एंड नॉट इन हेस्ट। जो भी आप चेंज लेकर आने वाले हैं अपने बिजनेस के अंदर कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है इंट्रोड्यूस करते टाइम कि आप उनको ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें, एक साथ इंट्रोड्यूस ना करें सारे चेंजेस को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस क्रिएटेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट
in the minds of management and executives regarding the utility of the system so as to avoid unnecessary criticism and obstacles। इन्होंने क्या बोला कि जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो जो है मैनेजमेंट के दिमाग में और एग्जीक्यूटिव जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हो गए या जो भी अदर पर्सनस हैं जो भी वहाँ पर जुड़े हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उनके माइंड में ये एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करे कि ये जो सिस्टम है इसकी इंपॉर्टेंस बताए कि सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। वो इसलिए बताए कि किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म उनको फेस ना करना पड़े, ठीक है, कोई भी पर्सन उसको क्रिटिसाइज़ ना करे और किसी भी तरह के कोई ऑब्स्टेकल ना आए, किसी भी तरह का कोई रुकावट ना आए उस सिस्टम को अडॉप्ट करने में। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है हमारा लाइन ऑफ एक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ये है कि जो टाइप है और जो मेथड है कॉस्टिंग का उसको डिटरमाइन करना एज मे बी सुटेबल फॉर द अंडरटेकिंग, जिस तरह से उस अंडरटेकिंग के लिए सुटेबल है जो भी टाइप या जो भी मेथड कॉस्टिंग का वो आपने डिटरमाइन करना है, देखना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी फॉर्म्स हैं या कार्ड्स हैं या बुक्स हैं उनको प्रिपेयर करना है कि आप अच्छे से रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कर सकें सारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के, मेनली 3 होते हैं आपके। मटेरियल हो गया, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये डिसाइड करना टू डिसाइड इश्यूज रिगार्डिंग मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, कि आप किस टाइम पर कितना मटेरियल इशू करेंगे। लाइक अगर आपने परचेज़ करना है तो कितना आप परचेज़ करोगे और परचेज़ करने के बाद स्टोर में कितना इशू करोगे, स्टोर में रखने के बाद आगे कितना इशू करना है, उसकी वैल्यूएशन के किस किस तरह के मेथड आपने अडॉप्ट करने हैं। वैल्यूएशन के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, आपका लीफो मेथड है, फीफो मेथड है, आगे हम करेंगे, ठीक है, किस तरह का मेथड भी यूज़ करना है। उसके बाद मैटर्स जो हैं जो लेबर से रिगार्डिंग, जितने भी लेबर कॉस्ट कंट्रोल के रिगार्डिंग कि आपने लेबर कॉस्ट को कंट्रोल किस तरह से करना है उसके रिगार्डिंग जितने भी मेथड्स हैं उसको डिसाइड करना है, यानी किस किस तरह से कर सकते हैं। जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, डिवीजन ऑफ वर्क और लेबर टर्नओवर एंड आइडियल टाइम एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है वेयर द वर्क इज़ कैरिड ऑन मोर बाय मशीन्स, जहाँ पर आपका जो काम है वो मशीनों से ज़्यादा होता है तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मशीन के भी वहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। लेबर मटेरियल के साथ साथ मशीन के रिकॉर्ड भी मेंटेन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू सजेस्ट अ सुटेबल सिस्टम। अब यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन में क्या है कि एक सुटेबल सिस्टम को सजेस्ट करना कि आपने किस तरह से कलेक्शन करना है, क्लासीफाई करना है या एनालाइज करना है ओवरहेड्स का या ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट का भी, ठीक है। अब ओवरहेड्स किस किस बेसिस पर हो सकते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी ओवरहेड्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है टू डिसाइड द मेथड ऑफ एलोकेशन, अपोर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। जो आपकी कॉस्ट होती हैं उनको तो एलोकेट किया जाता है, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको अपोर्शन किया जाता है और एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं इनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये डिसाइड करना है कि किस मेथड से आपने एलोकेशन करना है, अपोर्शन करना है और एब्जॉर्प्शन करना है उन ओवरहेड्स का, ठीक है। कहाँ कहाँ उन ओवरहेड्स को एलोकेट करोगे, कहाँ अपोर्शन करोगे और कहाँ एब्जॉर्प्शन करोगे, किस किस तरह से करोगे, ये सब कुछ कहाँ डिसाइड होगा, लाइन ऑफ एक्शन में। नेक्स्ट है टू डिसाइड नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रिपेयर बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स। आपने यहाँ पर नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करना है, ठीक है। कितना प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मान लो 10,000 टन का प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, तो नॉर्मल कैपेसिटी डिसाइड कर दी। उसके बाद उस 10,000 टन के हिसाब से बजट को प्रिपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फिक्स रखोगे कि बजट आपका इतना ही जाना चाहिए। मान लो इसको बनाने के लिए अगर आपको 2 लाख लगते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, तो 2 लाख ही आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए फिक्स, कितना ही लगेगा। बजट प्रिपेयर करेंगे, उससे देखेंगे कि कितना जो है लग सकता है पैसा स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए। तो ये सारा जो डिसीजन होता है ये लाइन ऑफ एक्शन में आता है। फिर नेक्स्ट है टू मेंटेन बुक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। आपने कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स की बुक्स को मेंटेन करना है और किस बेसिस पर मेंटेन करना है, डबल एंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पर। सो ये जो था हमारा पूरा एक टॉपिक था जो आज जाके कवर हुआ है, इंस्टॉलिंग कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है। 4 फंक्शंस थे, जनरल कंसिडरेशन, स्पेसिफिक कंसिडरेशंस, थर्ड वन इज हमारा प्रिंसिपल्स फॉर स्मूथ वर्किंग एंड फोर्थ वन इज लाइन ऑफ एक्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, ठीक है।
कॉस्ट सेंटर क्या होता है? एनी यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेड सिलेक्टेड विद अ व्यू टू एक्यूमुलेटिंग ऑल द कॉस्ट अंडर दैट यूनिट। जैसे मान लो एक यूनिट है, एक प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी आप सारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करोगे उस यूनिट के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट सेंटर। आपकी यूनिट क्या है? प्रोडक्ट है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये आपकी कॉस्ट यूनिट है। अगर सर्विस है तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये आपकी कॉस्ट सर्विस है, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉस्ट सेंटर की बात कहें तो इसमें आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पे मशीनरी और ग्रुप ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बोल रखा था, ये कॉस्ट यूनिट थी। उसके अंदर अगर आप सारी की सारी कॉस्ट को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो वो आपका कॉस्ट सेंटर बन जाएगा, ठीक है। मशीन वर्कशॉप इज़ अ कॉस्ट सेंटर, सर्विस डिपार्टमेंट इज़ अ कॉस्ट सेंटर। एक सर्विस थी, सर्विस आप दे रहे थे लेकिन उसका डिपार्टमेंट बन गया तो वो क्या बन गया? कॉस्ट सेंटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर आपकी किस किस पार्ट में क्लासीफाई है? सबसे पहला है प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। प्रोसेस कॉस्ट सेंटर इज वन इन विच अ स्पेसिफिक प्रोसेस और अ कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज कैरिड आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस कॉस्ट सेंटर है इसके अंदर आप एक स्पेसिफिक और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से गुजरते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो उसको हम कहेंगे प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? आपके रिफाइनरीज़ हैं, स्टील रोलिंग कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, वो आपके प्रोसेस कॉस्ट सेंटर का एक पार्ट है, ठीक है। आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो कि ये प्रोसेस कॉस्ट सेंटर है। केमिकल इंडस्ट्रीज भी प्रोसेस कॉस्ट सेंटर है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वो कॉस्ट सेंटर होता है इज़ वन इन विच प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है कैरी वेयर द शेप ऑफ रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू ए फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या होता है? जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो जहाँ पर आपका रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा तो वो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। यहाँ पर आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो दोनों कॉस्ट होती है वो दोनों की दोनों कॉस्ट इनकर्ड होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर में क्या है? ये वो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आप सर्विसेज को देते हैं टू अदर कॉस्ट सेंटर, किसी दूसरे कॉस्ट सेंटर को, ठीक है। अब मेंटेनेंस एंड रिपेयर डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये जो मेंटेनेंस और रिपेयर डिपार्टमेंट है ये अपनी सर्विसेज किसको देगा? दूसरे किसी डिपार्टमेंट को। तो वो किसको दे सकता है? मान लो मशीनरी वर्कशॉप्स को, मशीन डिपार्टमेंट को, इन सबको वो अगर किसी भी तरह की सर्विस देता है तो उसको हम बोलेंगे सर्विस कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर इज़ वन विच कंसिस्ट ऑफ अ लोकेशन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट, जो कि ये बताएगा कि कोई आइटम जो है इक्विपमेंट का कोई आइटम या उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर में क्या है? पर्सनल कॉस्ट सेंटर इज़ वन विच कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन, जिनके अंदर पर्सनस होंगे और ग्रुप ऑफ पर्सनस होंगे इस सेंटर्स के अंदर, आर जनरली फॉलो द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ द कंसर्न। ऑर्गेनाइजेशनल जो पैटर्न चल रहा है कंपनी का उसको वो फॉलो कर रहे होंगे। इसमें कॉस्ट में भी एनालाइज्ड एंड रिलेटेड टू, इसमें कॉस्ट किस किस तरह से एनालाइज होगी और मेनली किससे रिलेटेड होगी? जो वर्क मैनेजर है उनसे रिलेटेड कॉस्ट है, सेल्स मैनेजर है उनसे रिलेटेड कॉस्ट है, एक्सेट्रा। ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर। अब ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर वो कॉस्ट सेंटर होता है जहाँ पर मशीन्स और जो आपकी मशीन्स आती हैं और पर्सनस कैरिंग आउट सिमिलर ऑपरेशंस, और जो वो पर्सन जो कि सिमिलर एक जैसा काम कर रहे हैं वो लोग आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉफिट सेंटर। अब ये जो सेंटर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अडॉप्टिंग वेज एंड अवेन्यूज टू अर्न मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स ऑन अ प्रोडक्ट और एनी अदर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ये जो कॉस्ट सेंटर है इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि किस तरह का हम लोग जो है रास्ता चूज़ करें जिसकी वजह से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स अर्न कर पाएँ, रेवेन्यूज़ अर्न कर पाएँ। तो इस पर्पस के लिए ये जो है मार्केट सर्विस करता है और हेल्प करता है सेल्स पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, और सजेस्ट करता है कि अपनी पब्लिसिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो अगर अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराना चाहती है तो किस लोकेलिटी में पब्लिसिटी कराए जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट्स को अर्न कर पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। बेसिस पहला है मीनिंग। कॉस्ट सेंटर वो होता है जहाँ पर आप कॉस्ट को निकालते हैं, लेकिन प्रॉफिट सेंटर वो होता है जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न किया जा सके,
ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके। ठीक है, ये जो प्रॉफिट सेंटर होता है ये रेवेन्यूज़ को भी देखता है और एक्सपेंसेस को भी देखता है। अगर हम कॉस्ट सेंटर की बात करें ये सिर्फ कॉस्ट को ही देखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने जो कॉस्ट है अकाउंटिंग या जो भी कॉस्ट है उनको कंट्रोल किया जा सके। प्रॉफिट सेंटर का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि वो इस तरह के वेज को अडॉप्ट करें जिनकी वजह से अच्छे से वो क्या कर सके, प्रॉफिट्स को अर्न कर सके। प्रॉफिट इनका मेन टारगेट होता है। फिर नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। कॉस्ट सेंटर इज नॉट ऑटोनॉमस एंड इट हैज़ नो कॉस्ट टारगेट्स ऑल्थो एफर्ट्स आर मेड टू मिनिमाइज कॉस्ट। यहाँ पर ये जो है ऑटोनॉमस नहीं होता है। यहाँ पर जो मेन एफर्ट्स लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कि कॉस्ट जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट के हाई अप्स जो है उनकी गाइडेंस के अंदर काम करता है एंड समटाइम्स इन ऑटोनॉमस इन ऑपरेशन टू अचीव प्रॉफिट टारगेट। और ये जो है ऑटोनॉमस भी हो जाता है कभी कभी अगर उनके जो प्रॉफिट टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है उस टाइम पर। फिर है कवरेज एरियाज। ये जो कॉस्ट सेंटर है हैज़ लिटिल टू डू विद मार्केट सर्वेज एंड सेल्स प्रमोशन। कॉस्ट सेंटर आपके थोड़ा बहुत कवरेज एरिया इसका जो है मार्केट सर्वे और सेल्स प्रमोशन में है, लेकिन जो प्रॉफिट सेंटर है वो कॉस्ट से भी रिलेटेड है विद दीज एक्सपेक्ट्स। इन एक्सपेक्ट से रिलेटेड है, ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो कर लें, लेकिन इनका जो मेन काम होता है वो सिर्फ ये होता है कि कॉस्ट देखना। लेकिन प्रॉफिट सेंटर का काम मार्केट सर्वे और सेल्स प्रमोशन वगैरह का होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉस्ट यूनिट का। अब कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और अ यूनिट ऑफ सर्विस फॉर विच कॉस्ट आर असर्टेन थ्रू मीन्स ऑफ कॉस्टिंग प्रोसेस, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। ये कॉस्ट यूनिट क्या है? आपकी एक जो प्रोडक्ट है उसकी यूनिट की कॉस्ट या फिर आपकी जो सर्विस है उसकी यूनिट की कॉस्ट, जिनको आप किस तरह से निकालते हैं, कॉस्टिंग प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। और कॉस्टिंग प्रोसेस में 3 बातें आती हैं, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कॉस्टिंग प्रोसेस में 3 A's कह सकते हो। ठीक है, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। कॉस्ट यूनिट जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करती है, इंडस्ट्री के हिसाब से अलग होगा। जैसे अगर आपकी ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के हिसाब से आप कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स निकालेंगे। पेशेंट के हिसाब से हॉस्पिटल के जो है कॉस्ट पर पेशेंट निकालेंगे, फिर कॉस्ट पर टन निकालेंगे। यानी इनके जो है इंडस्ट्री, जिस तरह की इंडस्ट्री है उस हिसाब से इनकी जो कॉस्ट यूनिट है वो अलग होंगी। द फॉर्म्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड एज कॉस्ट यूनिट्स आर जनरली द यूनिट्स ऑफ फिजिकल मेजरमेंट सच एज नंबर, वेट, लेंथ, वॉल्यूम एक्सेट्रा। जो फॉर्म्स होगी मेजर करने की तो वो जो है कॉस्ट यूनिट किस तरह से जनरेट करेगी। देखो, अगर यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है, अगर टेक्सटाइल मिल है तो वो क्या करेगी, पर मीटर क्लॉथ को कॉस्ट यूनिट बेस मानेगी। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ये उनकी कॉस्ट यूनिट के बेसिस हैं। पेपर मिल है तो पर केजी पेपर इस तरह से कॉस्ट को निकालेगी। पावर है तो पर किलोवाट हार, और आपका ट्रांसपोर्ट है तो पर पैसेंजर और टन किलोमीटर, इस हिसाब से कॉस्ट को निकाला जाएगा। उनके यही बेसिस होंगे, यानी नंबर, वेट और लेंथ और वॉल्यूम, ये सारी फिजिकल मेजरमेंट देखी जाती हैं कॉस्ट यूनिट के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया। इंडिया में किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है इस सिस्टम का वो रिसेंट ओरिजिन है, यानी अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, यानी बहुत जल्दी हुआ है। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज से पहले देयर वॉज इनसिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, यानी एक सही से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी कंट्री के अंदर। तो इट वॉज इन 1944 के अंदर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स हैं टुक इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, इन्होंने एक कंपनी बनाई, ठीक है, जो कि लिमिटेड बाय गारंटी थी। अब इन्होंने जो कंपनी बनाई, अब इनकी कंपनी ने क्या किया, मैनेज किया सारा काम, और जो अब कॉस्ट सिस्टम है उनको भी इंट्रोड्यूस कराया इस कंपनी ने। ये जो कंपनी है वॉज मैनेजिंग एग्जामिनेशंस को मैनेज करती हैं एंड इशूइंग सर्टिफिकेट्स, और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं उन इंस्टीट्यूशंस को, उन कॉस्ट अकाउंटेंट्स को जिन्होंने सक्सेसफुली ये जो है कॉस्ट का जो एग्जामिनेशन है वो पास करा, और उनको सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया जाता है कॉस्ट अकाउंटेंट्स को। ठीक है, इन द ईयर 1959 के ईयर में
जो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट है वो पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया की, and the Institute of Cost and Work Accountant of India came into being as an autonomous body with its head office at Kolkata। अब इसमें क्या हुआ, पहले तो ये सिर्फ एक कंपनी बनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये जो कंपनी थी इन्होंने क्या करा, एक ऑटोनॉमस बॉडी बना ली और अपना हेड ऑफिस कहाँ बना लिया, कोलकाता में बना लिया। इनका जो मेन फंक्शंस था ये था कि प्रमोट की जाए कॉस्ट अकाउंटिंग को, कि कॉस्ट अकाउंटिंग भी बनाई जाए। तो इस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। पहले कहाँ कब इंट्रोड्यूस की गई, 1944 में इंट्रोड्यूस की गई और 1959 में एक एक्ट पास हुआ जिसकी वजह से इनका जो एक हेड ऑफिस है वो बना और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बन गई एट कोलकाता। ठीक है, फिर यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है 1956 एज अमेंडेड इन 1965, जो 56 वाला एक्ट था वो 65 में अमेंड किया गया और उन्होंने प्रोवाइड कराई फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट देयर ऑफ। उन्होंने ये जो कंपनीज एक्ट है उन्होंने ये बोला कि कंपनीज के लिए ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंट को मेंटेन करना और उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और साथ साथ उनको ऑडिट कराना भी। ठीक है, अब जो कॉस्ट ऑडिट रूल्स हैं वो भी फ्रेम्ड किए गए कुछ सालों बाद, जो कि 1967 में फ्रेम्ड किए गए, रिक्वायरिंग द कॉस्ट ऑडिटर टू मेक रिपोर्ट इन द फर्म एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन। अब यहाँ पर अब कॉस्ट ऑडिटर को भी जो है रिक्वायर्ड पड़ी, कॉस्ट ऑडिटर की भी। यहाँ पर अब कॉस्ट ऑडिटर जो है कॉस्ट की जो अकाउंटिंग है उसको ऑडिट करेगा, ठीक है, और रिपोर्ट सबमिट करेगा और सारे उसी तरह से जो है रिपोर्ट सबमिट कराएगा जो भी प्रोसीजर लिखा होगा। जिस तरह से ऑडिट का जो प्रोसेस है वो भी वो फॉलो करेगा कॉस्ट ऑडिटर, और जो सबमिट कराने का भी जो प्रोसेस है वो भी वो फॉलो करेगा। अब एट प्रेजेंट आजकल के टाइम पर जो 44 प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है कि कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन रखें और कॉस्ट की ऑडिटिंग भी कराएं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा बहुत देखेंगे कि कैसे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं कि ये जो है एक आर्ट है या फिर एक प्रोसेस है जिससे आप रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं उन सारी ट्रांजैक्शंस को जो कि फाइनेंशियल नेचर की हैं और सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं और बाद में उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्टम है अकाउंटिंग का ये डील करता है विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इन ऑर्डर टू नो, किस लिए करता है, इसलिए करता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है बिजनेस का वो निकाला जाए, फाइनेंशियल पोजीशन निकाली जाए, तो इसलिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आती हैं, आपकी जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा जो है बैलेंस शीट बनाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, एनालाइज करने का और क्लासीफाई करने का उन एक्सपेंडिचर्स को जो कि इनकर किए गए हैं। अब क्लासीफाई कैसे करेंगे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन से हैं, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन से हैं, किस नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं, इन सबको जो है क्लासीफाई करना और रिकॉर्ड करना, ये सारा कहाँ होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। और ये जो है आपको टोटल कॉस्ट के साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट भी बताता है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की भी। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये किस जगह पर डील करता है, ये जो है इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनल काम है उसमें ये डील करता है और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, और हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें या डिसीजन जो है वो आसानी से क्विकली ले सकें। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये जो है बहुत सारे मीनिंगफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। कैसे कराती है, अपने वेरियस टूल्स और टेक्निक्स जो होती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की उसको यूज़ कर जो है मैनेजमेंट को असिस्ट किया जाता है, मैनेजमेंट को हेल्प किया जाता है कि वो पॉलिसी को प्रिपेयर करे या फिर कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ पॉलिसी यानी क्रिएट करे और डिसीजंस को मेक करे, और ये जो है उनको फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, सो आज हमारा यहाँ का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बट ये जो लिमिटेशंस हैं ये मैंने आपको पहले करा दी हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो आप देख सकते हैं पहले की वीडियो में आपको मिल जाएंगी और बहुत डिटेल में कराई है मैंने। सो बाय बाय।